नमस्कार, डिबेट एडिट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। तुष्टीकरण बनाम निर्ममता, इस पूरे मामले पर आज सियासत देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे। पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार पर जमकर निशाना साधा। हालांकि उन्होंने अपने संबोधन में एक बार भी ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मुर्शिदाबाद और मालदा में जो हिंसा हुई उस पर टिप्पणी करते हुए कहा गया कि यहां निर्ममता दिखाई गई। उन्होंने टीचर्स घोटाले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यहां पर जिस तरह का माहौल है, तुष्टीकरण ने एक भय की स्थिति पैदा कर दी है। इसके अलावा ढेर सारे मामलों पर उन्होंने पश्चिम बंगाल की सरकार को घेरा। तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सभी पार्टियों के नेता विदेश में भारत का पक्ष रख रहे हैं, तब ऑपरेशन बंगाल जैसी बातें की जा रही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को डिबेट की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर हमने सरकार का साथ दिया, लेकिन प्रधानमंत्री तो रैली करने लग गए हैं जगह जगह जाकर। हालांकि बंगाल में चुनाव अभी 2026 में है, यानी अगले साल। पिछली बार बीजेपी ने, जो अपने उस समय पीक पर थी बंगाल में, मुकाबला किया था, लेकिन ममता बनर्जी से पीछे रह गई थी। ये बात ठीक है कि बीजेपी का आंकड़ा 3 से बढ़कर 77 हो गया था, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने 200 से ज्यादा सीटें हासिल की थी। ये बात अलग है कि उस चुनाव में ममता बनर्जी खुद अपना विधानसभा चुनाव अपनी सीट से वो हार गई थी। बाद में उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और वो मुख्यमंत्री बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 40 में से 18 सीटें जीत ली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई और वो घटकर 12 रह गई। माना यह गया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी से कुछ गलतियां हुई और जिस वजह से बीजेपी को एक स्थायी नुकसान हुआ है। मौजूदा हालात ये है कि कई दशकों तक वहां राज करने वाला लेफ्ट मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में है नहीं। कांग्रेस की दशा भी बहुत खराब है, तो बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस की राजनीति है। और ऐसे में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल कभी भाजपा को वोट नहीं करेगा। यह सीधी लड़ाई शायद ममता बनर्जी को ज्यादा रास आती है, क्योंकि अभी जब सीधी लड़ाई है उसमें ममता बनर्जी आगे है। लेफ्ट पार्टीज और कांग्रेस अगर वो वोट लेंगे तो शायद टीएमसी का वोट खराब करें, लेकिन वो ऐसी स्थिति में है ही नहीं। ऐसे में एक बार फिर से दिल्ली बनाम बंगाल हो रहा है और बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जो वाक युद्ध है वो बहुत तीखा हो गया है। आज इस पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट। मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। जुमलाबाजी से कभी ये लोग नहीं हटेंगे और बंगाल कभी बीजेपी का हक में नहीं जाएगा। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुर्शिदाबाद और मालदा में हुई हिंसा का मुद्दा उठाते हुए इसके लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। पीएम मोदी ने सरकार के खिलाफ हर महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। उन्होंने नारा दिया, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई वो न सिर्फ सुरक्षा बलों पर हमला था, बल्कि भारत की माताओं बहनों के सम्मान को चुनौती देने जैसा दुस्साहस था। हमारी सेना ने उस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने
उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। इधर पीएम मोदी की सभा के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें उन्होंने पीएम मोदी के आरोपों का जवाब दिया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद और मालदा में हुए दंगों के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, इसका प्रमाण वे दे चुकी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल करेगा, इतना हिम्मत है तो काल इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। सब एजेंसी तो उनका हक में है। उन्होंने करप्शन का बात किया है, पहले उनको पूछिए आपका करप्शन क्या है। कि हमारा इधर में सोशली अनस्टेबल है, हमारा इधर में सोशल सिक्योरिटी जैसा है स्टेबल सारा विश्व में नहीं है। वी आर प्राउड ऑफ दैट। खाली अपना नाम को पब्लिसिटी, हर प्रोग्राम में आप नाम देंगे। जैसे रुपया आप 60% दे, हम 40% दे तो आपका इनाम रह जाएगा। वाई भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो आपका गवर्नमेंट का है। बीजेपी राज को देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल के दौरे पर थे। यहीं से वे बिहार के 2 दिवस के दौरे के लिए रवाना हो गए। उनके इन दौरों को इन राज्यों की विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि बिहार में इसी साल और बंगाल में अगले साल चुनाव होना है। बहरहाल विपक्ष इन दौरों में ऑपरेशन सिंदूर के जिक्र से परेशान है। विपक्ष तो यहाँ तक कह रहा है कि आतंकी ठिकानों पर अटैक चुनाव जीतने के लिए किया गया है। बहरहाल अब देखना यह है कि चुनाव में यह मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो विपक्ष या ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर हमने साथ दिया, प्रधानमंत्री तो जनसभाएं करने लगे हैं। प्रधानमंत्री अगर जनसभाएं कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? ऑपरेशन सिंदूर पे विपक्ष ने साथ दिया तो वो बदले में क्या चाह रहा था? और प्रधानमंत्री का जो अंदाज है वो अपनी जगह है, लेकिन बंगाल में अभी चुनाव में समय है, उससे पहले चुनावी समर गरमाता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ आज की चर्चा को प्रारंभ करेंगे। डॉक्टर निखिल प्रसून, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित मेहरोत्रा, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। मुन्ना खान, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और इस पूरे विषय को समझाने के लिए अनिल कौशिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर निखिल प्रसून, ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ, एक सुर में कहा कि जो सरकार करेगी हम सरकार के साथ हैं। विदेशों में डेलीगेशन भेजने थे, सभी दलों के जो नेता हैं वो उसमें शामिल हुए, पुरजोर तरीके से भारत का पक्ष रखते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और यहां प्रधानमंत्री ने रैलियां करना शुरू कर दिया है। और जिस राज्य में जा रहे हैं, अगर बंगाल में जा रहे हैं, तो फिर वो बंगाल की सरकार को कोस रहे हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी हो रहा है। तो इस पे ममता बनर्जी का भड़कना तो स्वाभाविक है ना? नमस्कार जी। देखिए, मैं यहाँ रेखांकित करना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने आज अलीपुरद्वार की जो जनसभा है, वहां से जो पश्चिम बंगाल और देश की जनता को संबोधित किया, उसमें उनके संबोधन में बहुत सारे ऐसे तथ्य और अवयव थे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर प्रकृति के रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक राष्ट्र का मसला है और सारा विपक्ष और सारी जनता सरकार के नेतृत्व में उन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और हमारी सेना पर हमें गर्व है। लेकिन जिस विषय को पर उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया, खासकर पश्चिम बंगाल की जनता का, वह एक विभिन्न मामला है। मैं यह कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की जो जमीनी हकीकत है उससे मुंह मोड़ लेना पश्चिम बंगाल की महान जनता के प्रति अन्याय होता। पिछले कई वर्षों में जहां यहां तृणमूल का जो एक तरह से कुशासन चल रहा है और 5 बीमारियों को, 5 जो व्याधियों पर प्रधानमंत्री महोदय ने ध्यानाकर्षण किया, जिसमें कि हिंसा और अराजकता पहला, दूसरा मां बहनों की सुरक्षा, तीसरा बेरोजगारी, चौथा भ्रष्टाचार और 5वां जो यहाँ के जो सत्ता पोषित जो तत्व हैं उनकी एक दलाली करने की जो प्रवृत्ति है, जिसमें कि वो लोग पूरी तरह मतांध हो गए हैं, उस पर सबका ध्यान आकर्षित किया।
मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल की जो जमीनी वास्तविकता है, जो यहाँ की राजनीतिक वास्तविकता है, यहाँ की जो सामाजिक वास्तविकता है, उससे मुंह मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब तक पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के आतंक का सामना कर रही है और जब तक इसमें केंद्रीय जो सरकार है उसका जो नेतृत्व करता है, वो उसका यह दायित्व बनता है कि यहाँ की जनता को संबल दे। 200 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे मौत के घाट उतार दिए गए पिछले 5-7 वर्षों में। आए दिन जो यहाँ चुनाव होते हैं उसमें अप्रतिम हिंसा होती है। समूचे भारतवर्ष में कहीं किसी को एक थप्पड़ नहीं लगता, यहाँ लोगों की बलि ले ली जाती है। ऐसी स्थिति, आपने संदेश खाली की चर्चा सुनी होगी, आपने आरजी कर में जो एक जो हमारी डॉक्टर बहन के साथ जो दुराचार हुआ उसको लेकर के समूचे विश्व में उसके प्रति एक तरह से आंदोलन हुआ और स्वातंत्र्योत्तर भारत के इतिहास में अप्रतिम आंदोलनों में से एक रहा पश्चिम बंगाल में। लोगों का जो रोष है इस सरकार के प्रति, उसका प्रकटीकरण बार बार विभिन्न माध्यमों से हो रहा है। जिस तरह समूचे समाज में, पाड़ा में, मोहल्ले में, जिस तरह तृणमूल कांग्रेस के गुर्गे और गुंडे बड़ी बड़ी गलों में चेन लगा करके और जिस तरह से लोगों को डराते धमकाते यहाँ, और उनके द्वारा वित्त पोषित जो गुंडे हैं और जो उनके राजनीतिक आका है, उन्होंने समाज में आतंक का एक ऐसा जाल फैला रखा है जिसकी की तुलना पूरे भारतवर्ष में कहीं विरले ही मिलती है। ऐसी स्थिति में इन जमीनी परिस्थितियों से मुंह मोड़ना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने उदाहरण के साथ एक एक अपनी जो वार्ता है, एक संदेश है, उसे संपुष्ट किया है। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल की जमीनी हकीकत को मौजूदा जो देश के जज्बात हैं, जो भावनाएं हैं, क्या उनका दोहन कर रही है बीजेपी? जी नहीं, हम लोग ऑपरेशन सिंदूर एक राजनीतिक मामला नहीं है। मुख्यमंत्री महोदया ने प्रधानमंत्री पर जिस तरह हमले किए कि उन्होंने अपनी पत्नी को सिंदूर नहीं दिया और वो सिंदूर बेचने चले हैं, जिस तरह उन्होंने पहलगाम की घटना को छोटी घटना करार दिया, जिस तरह उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को एक पॉलिटिकल नाम की तरफ रखने का प्रयास किया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को रखा, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो हमारी मुख्यमंत्री हैं, राज्य की मुखिया हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिसके बाद उनकी भाषा जो शैली थी उसमें विनम्रता का अभाव था और उन्होंने एक तरह से जिस भाषा का प्रयोग किया वह मुझे लगता है उसे वापस लेना चाहिए, उन्हें क्षमा प्रार्थी होना चाहिए प्रधानमंत्री महोदय से। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन जी ठीक है, एक बार सुमित मेहरोत्रा के पास चलते हैं। सुमित मेहरोत्रा, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक बार भी ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री के रैली करने से क्या तृणमूल कांग्रेस को थोड़ी बेचैनी है कि क्यों ऐसे मौके पर वो पश्चिम बंगाल आए और जनसभा करके गए? देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं पे भी आएंगे जाएंगे केवल विपक्ष के ही क्षेत्रों में, ये आपको दिखेगा आने वाले समय में। अब बिहार गए हैं, बिहार के लिए कुछ कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब, क्योंकि उनके प्रवक्ता हैं, ये कुछ कह देंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। अब इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही माननीय ममता दीदी के लिए कि ममता दीदी ने ऐसा सुशासन कर रखा है, वहाँ पे दंगे होते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के में जो हादसा हुआ, जो चीजें हुई, आरोपी जेल में गए, कोई उन्हें बचाने का काम नहीं हुआ। पर भाजपा एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो रेप करते हैं रेपिस्टों को, इन्हीं के आईटी सेल के रेप जो होते हैं, बनारस के 3 लड़के थे, रेप करने के बाद उन्हें बचाया गया, छुड़वाया गया। ये है भाजपा का सुशासन की एक तरफ आप माँ बहन बेटियों के ऊपर रेप करिए और हम आपको जेल से छुड़ा भी लेंगे। और अभी राष्ट्र और देश की बात करिए तो ये देशभक्त इतने बड़े हैं कि जो हमारी सूफिया खान, जिन्होंने महिला विंग ने, जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर के इतना बढ़िया अच्छा काम करा कि पाकिस्तान को धूल चढ़ाने का काम करा, इनके नेता, भाजपा के नेता उन्हें गाली दे रहे हैं, पाकिस्तानी एजेंट बता रहे हैं, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? ये देश और इसमें अंतर बताने लगे हैं। अभी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, वो भाजपा के लोग हैं, वो भाजपा के लोग हैं, इसलिए समझना चाहिए। अगर आप विपक्ष का कोई नेता बोल देता, टीएमसी का नेता कोई बोल देता या कांग्रेस का इनकी हरकतों को देख रहा है, आने वाले समय में मैं निश्चित तौर पे पहले एक बात बताइए, आपको पता है अभी हाई कोर्ट ने जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की थी उसने क्या कहा है मुर्शिदाबाद को लेकर, जो रिपोर्ट सौंपी है? आपको आइडिया है उसने क्या कहा है, या आप थोड़ा दूर बैठे हैं इसलिए आपको अंदाजा नहीं है? 113 घर जलाए गए,
पुलिस प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय रहा, लोग जान बचाकर वहां से भागे तो उन्हें मालदा से वापस आने पर मजबूर किया गया। स्थानीय नेता जो कोई पूर्व अध्यक्ष रह चुका है उसने आके लोगों को भड़काया और पुलिस प्रशासन चुपचाप देखता रहा। यह हाईकोर्ट द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। मैं आप जो बोल रहे हैं मैं सब समझ रहा हूं, पर जिस तरीके से आज देश में बनाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है, चुनावी माहौल बनाया जा रहा है, चाहे सिंदूर का नाम लेकर के देश के प्रधानमंत्री हमारे बंगाल जाते हैं, कहते हैं अरे बंगाल में चुनावी माहौल से इतर बात करिए। जो हाई कोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो कहा है, क्या उस पर कान धरना चाहिए या नहीं धरना चाहिए? हाई कोर्ट, पहले तो आप एक बात बताइए, आप भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, किस उस पर काम कर रहे हैं? अभी हमने केवल जरा सी बात रखी, आप तो मुद्दा ही बदल दिया आपने एकदम। अब आप में ना ये शूट द मैसेंजर वाली बात से मत जाइए, ठीक है? दूसरों को सर्टिफिकेट बांटना बंद करिए। सुमित मेहरोत्रा, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? जितने लोग बैठे मुझे जानते हैं। आप कह रहे हैं कि मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वाला, मतलब कोई तरीका, कोई तहसील बची है नहीं बची है आप में? मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात मतलब कंप्लीट अरे भाई आप बात पूरी कीजिए। किसने मना किया? मैंने आपसे जो सवाल पूछा उस पर आप जवाब दीजिए। बोल दिए मेरे को नहीं बोलना है, दूसरे पे दोषारोपण ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप बता दीजिए कि मेरे सवाल में मैंने क्या गलत पूछा और मैंने बीजेपी से क्या गलत पूछा, ये बता दीजिए मुझे। आपने पूछा ही तो नहीं, आपने ये पूछा। अरे कमाल कर रहे हैं भाई, मैंने आपसे क्या गलत पूछा ये बताइए आप मुझे। आप बताइए, भाजपा से आपने पूछा दोबारा, अच्छा नहीं लगता है दोबारा ऐसा नेता सर्टिफिकेट बांटने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट चाहिए। समस्या समस्या ये है, हो देश चुकी की है सेना मुझे मोदी कि जी एक प्रश्न पूछा गया। अरे भाई फैक्ट फाइंडिंग देश कमेटी के कह रही है, जवान, बीजेपी का आरोप तो नहीं है। हिंदुस्तान आप बोलिए मुझे उस पर बात नहीं करनी है। बड़ी शर्म की बात है, आपने क्या एक सोच बार के नहीं आपने पूछा, ये बड़ी टिप्पणी शर्म की? की बात है और दोबारा मत कर बड़ी लीजिएगा शर्म ऐसी की बात टिप्पणी, है। कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इतना बताएं कि मेरे सवाल में क्या गलत था। मुझे आप एक बात बताइए, आपने अपने सवाल में एक बार भी भाजपा के नेता से ये पूछा कि देश की सेना को आप बताना इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं? मैंने देश की क्या सेना नहीं का, पूछा उसके उनसे, बाद भी बताएं। कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने क्या नहीं पूछा उनसे? कार्रवाई नहीं मैंने हो रही उनसे है, पूछा ना कि आप मौजूदा भावनाओं का दोहन करने आए हैं सेना क्या? को बता दिया, आप बंगाल में जाके देश की ऐसा सेना को- बोलेंगे तो ममता बनर्जी नाराज होंगी, ये पूछा तो सही। और जो आपसे पूछा आप बोल दीजिए कि सवाल गलत है, अभी मत पूछिए, दूसरे को सर्टिफिकेट ना दीजिए कि वो एजेंट है क्या है। मैं सर्टिफिकेट काम करते हैं, आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगते हैं यहाँ पे एक जिस मिनट तरीके में। से मीडिया मैं गोदी मीडिया कह रहा हूँ, आप अगर गोदी मीडिया में आते तो आप अरे आप किसी को एजेंट बोलेंगे बैठ के, खबरदार, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप क्या बताइए सवाल में गलत क्या पूछा गया है? हम विपक्ष इसीलिए विपक्ष हमारा जो है आज कहता है जिस तरीके से करते हैं क्या नाम है गोदी मीडिया। आप बोल दीजिए फैक्ट फाइंडिंग का सवाल, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गलत है, बोल दीजिए। नहीं मैं मेरे को आप भाई मैंने आपको बीजेपी पे आप 100 बात कीजिए, मुझे क्या आपत्ति है, जितनी मर्जी कीजिए। मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ये कहती है, आपने तुरंत कह दिया जी बीजेपी के एजेंट है। ये तरीका होता है? फैक्ट फाइंडिंग मतलब आप बैठ के किसी को सर्टिफिकेट दे देंगे, शूट द मैसेंजर कर देंगे? नहीं शूट द मैसेंजर। आप मुझे बताएं मेरे सवाल में कौन सा तथ्य गलत है, ये बताएं आप। तथ्य आपका मैं बता रहा हूं, आपने जिस तरीके से भाजपा से एक सवाल नहीं करा कि गोदी मीडिया जिस तरीके से कौन सा सवाल नहीं करा भाई? आपसे जो सवाल करा आप बताएं वो गलत है या सही है? मतलब आप कह रहे हैं कि हमसे मुर्शिदाबाद पे, मालदा पे, संदेश खाली पे सवाल मत पूछिए, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, आप पूछिए, आपका राइट है, आप सवाल पूछे आप भड़क क्यों गए? भागेंगे नहीं, हम भड़के नहीं। क्या रवैया ठीक है आपका? आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सामने जो पत्रकार बैठा है उसे एजेंट बोलेंगे आप? भड़क आप रहे, पर आज रवैया आप बता दीजिए, क्या आपकी प्रतिक्रिया ठीक थी सवाल पे? पूरी जनता देख रही है, पूरी जनता देख रही है, जनता तो देख ही रही है। आपसे हाई कोर्ट द्वारा गठित फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पे बात की गई तो आपको पसंद ही नहीं आया वो? अरे भाई आप केवल एजेंडा चलाने का काम जिस तरीके से, ये तो आपको लग रहा है ना। मैंने तो बड़ा आराम से सवाल पूछा था, आप जवाब देते उसका। बंगाल ऐसा आप दोषारोपण कर देंगे तो सामने वाला चुपचाप बैठा नहीं है सुनने के लिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। आपने सुन लीजिए आपने शुरुआत भाजपा के प्रवक्ता से ये करी कि बिहार में भाजपा के प्रवक्ता से शुरुआत में मैं बिल्कुल ये सवाल क्यों नहीं पूछूंगा कि आप मौजूदा भावनाओं का दोहन कर रहे हैं।
आप करेंगे नहीं, मैं सच्चे बता रहा हूँ। करा मैंने, सुना नहीं तो दोबारा सुन लेते हैं। करा मैंने ये सवाल। रुक जाइए, रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए, रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए। मुन्ना खान के पास चल रहे हैं। मुन्ना खान, अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं बंगाल के अंदर कि यहां पर हालात ऐसे हैं, ममता बनर्जी पर्यटन कर रही हैं, उनको वहां जाना चाहिए था, यहां पर अराजकता बढ़ गई है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जनसभाएं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक समय कांग्रेस की अच्छी खासी स्थिति हुआ करती थी, लेकिन पिछले चुनाव के बाद उसकी स्थिति बहुत खराब है। और जो सबसे प्रमुख चेहरा था अधीर रंजन चौधरी, जो आवाज उठाया करते थे, वो अभी भी बेझिझक अपनी आवाज उठा रहे हैं। बंगाल में मौजूदा हालात या मौजूदा स्थिति से इतर, हालांकि अभी चुनाव दूर हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि अभी से बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस होने लगा है? देखिए वरुण जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। अधीर रंजन चौधरी हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेता है, सीनियर लीडर है। मैं उनके लिए कुछ नहीं टिक्का टिप्पणी करूंगा। सवाल अगर बंगाल की यथास्थिति का है तो उसमें सवाल होने चाहिए। अगर मसला वह सुरक्षा का है, सुरक्षा होनी चाहिए। अगर जिम्मेवार मुख्यमंत्री है तो आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि सत्य की आवाज बहुत दूर तक जाती। बात अगर देश के प्रधानमंत्री की करें तो बंगाल जाते कहते यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? मध्य प्रदेश में लगातार बार बार ये कहा गया, जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उनपे व्यापम 1, 2, व्यापम 3 के घोटाले के चार्ज लगे, क्या उनपे कार्रवाई हुई? जैन डैडी में नाम आया, रेड्डी ब्रदर्स का नाम आया, बेलारी ब्रदर्स का नाम आया, क्या उस पर कार्रवाई हुई? सृजन रेड्डी पे नाम आया, 8-8 हजार करोड़ का घोटाले का नाम आया, वहां कार्रवाई हुई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उस राज्य में। और ये बहुत ही कटु सत्य है कि देश के प्रधानमंत्री बिहार जाते हैं, बंगाल जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाते। क्या मणिपुर में दंगे नहीं हो रहे? क्या मणिपुर में एक भारतीय दूसरे भारतीयों के सिरे पे गोली नहीं चला रहा? क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या मणिपुर के लोगों को दर्द नहीं हो रहा? क्या मणिपुर लगातार 3 सालों से जो दंगे हैं उसके आग में नहीं चल रहा? ये देश के मुखिया को चाहिए था कि मणिपुर में जाए, वहां के दंगों की भी बात करे। अगर बंगाल के दंगों की बात होती है, संदेश खाली की बात होती है, मुर्शिदाबाद की बात होती है, तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के बेलारी की भी बात होनी चाहिए, बरेली की बात होनी चाहिए, संभल की बात होनी चाहिए, गोरखपुर की बात होनी चाहिए, कानपुर की बात होनी चाहिए। तो दोनों में समांतर ये नहीं कि करवा थुतु मीठा मीठा गप गप। आप बंगाल जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार कहते हैं, और आप मध्य प्रदेश जाते हैं शिवराज सिंह को गले लगा लेते हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा। आप देश के मुखिया है, आप सभी के प्रधानमंत्री है, आप विपक्ष के भी प्रधानमंत्री है, आप दल के भी प्रधानमंत्री है। अगर आपको बातें करनी है तो समांतर बातें करनी होगी। राज्य किसी की भी सरकार हो, अगर वहां गलत हो रहा तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आपको ये साहस दिखाना पड़ेगा कि नहीं, अगर बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री गलत है तो गलत है। आपने अभी तक 11 साल के कार्यकाल में कभी भी किसी जनता ने ये नहीं सुना कि अगर बीजेपी शासित सरकार नहीं है वहां तो वो गलत है। अगर बीजेपी शासित सरकार है वहां पे 100 भूल आपके माफ है, 100 भ्रष्टाचार आपके माफ है, 100 रेप आपके माफ है। आपने अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हॉस्पिटल में किस तरीके से रेप किए गए, आपको शर्म आनी चाहिए। कल का वीडियो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के नेता 8 लाइन हाईवे पे खुलेआम रेप कर रहे थे एक लेडीज का, क्या आपने कार्रवाई की? रमन्ना रेड्डी जो 1200 महिलाओं के साथ रेप करने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांगते। शर्म आनी चाहिए आपको रेप के ऊपर बात करने की, और शर्म आनी चाहिए दंगे के ऊपर भी बात करने की। आप उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते, बंगाल की बात करते, आप उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते, बिहार की बात नहीं करते। क्यों बिहार की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां ज्वाइंट सरकार आपकी चल रही है। ये नहीं चलेगा। अगर आप वाकई में सत्य बोलते हो, अगर सत्य की खोज आप करते हो, अगर सत्य आप बोलना चाहते हो, तो अगर आप बंगाल के लिए बोल रहे हो तो आपको उत्तर प्रदेश के लिए बोलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लिए बोल रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं मणिपुर के लिए भी बोलना पड़ेगा। तो ही लोगों को विश्वास जगेगा कि नहीं, देश के प्रधानमंत्री सभी के लिए है, ऐसा नहीं जो सत्ता पक्ष है उसके लिए और विपक्ष के लिए नहीं है। ठीक है अनिल कौशिक साहब, जैसे मैं पहले कह रहा था, आ रहा हूं आपके पास, रुकिए निखिल जी रुकिए। ये क्योंकि चुनाव होंगे मार्च अप्रैल में जाके, अभी ठीक ठाक आप लगा ले तो आइडिया 10-11 महीने का समय है। बंगाल में कांग्रेस जिस तरीके से बिल्कुल ही शून्य पर आ गई, अच्छी खासी संख्या में विधायक हुआ करते थे, बहुत सारे सांसद जीत कर आया करते थे, लेफ्ट ने 3 दशक राज किया,
एक तो वो स्पेस बीजेपी ने ले लिया, लेकिन फिर भी बीजेपी ममता बनर्जी से सीटों के लिहाज में काफी पीछे है। 10% वोट का फर्क था पिछली बार, फिर इस बार लोकसभा चुनाव में सीटें भी घट गई हैं। क्या तुष्टीकरण बनाम ये जो चुनौती, इस तरह की बातें चल रही हैं, क्या ये मुकाबला सीधा सीधा दो पार्टियों के बीच है और अभी से ही मामला गर्मा गया है, क्या ये माना जाए? सर देखिए कहीं म्यूट तो नहीं है एक बार। पहले मैं मुन्ना खान जी के सवाल का जवाब देना चाहता हूं जो उन्होंने आरोप लगाया मणिपुर के मामले में, उसके बाद आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। उन्होंने मणिपुर में कहा कि प्रधानमंत्री वहां क्यों नहीं जाते। इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मणिपुर की जो समस्या है वो कोई दंगे वहां नहीं हो रहे हैं, कोई वो एथनिक क्लैशेस नहीं है जैसा कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रियों के लिए आरोप लगाए जाते हैं कि साहब हर कुछ जो है वो आपके यहाँ एथनिक ही है। वहाँ एक बड़ा हिस्सा चाइना के पास है। चाइना वहाँ पर NSCN और जो और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप हैं, PLA है, उसको लेकर के वहाँ पर अनरेस्ट क्रिएट करता है। आपने भी बहुत दिन से सुन रहे होंगे कि एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बहुत चर्चा हो रही है, चिकन नेक की बहुत चर्चा हो रही है। ये सब उसी को लेकर के सारा एक तंत्र भारत के नॉर्थ ईस्ट में बुना जाता है। ये एक्चुअल में एक सीमा की समस्या, एक हमारी जो सुरक्षा की समस्या है, इसका कोई एथनिक चीज से कोई लेना देना नहीं है। जैसे वो बता रहे हैं कि दंगे का हो रहे हैं, दंगे नहीं हो रहे हैं, ये प्रायोजित हैं, सीमा पार से आ रहा है। चाइना वहां पर बहुत ज्यादा एक्टिव है और मणिपुर की जो समस्या है वो एक देश की सुरक्षा की समस्या है। अब मैं बंगाल के ऊपर आता हूं। बंगाल में हमने पिछले चुनाव में देखा कि किस प्रकार से वहां पर जो इलेक्शन में जो हिंसा हुई, पहले इलेक्शन के समय हिंसा हुई, इलेक्शन के बाद जो हिंसा हुई, उसके बाद से वहां का एक ज्योग्राफिकल पूरा सिस्टम चेंज हो गया। अभी वहां पर पिछले 4-5 सालों में, जैसे प्रधानमंत्री जी आज कह रहे थे अलीपुरद्वार में, ये मैंडेट से मेजरेबल पोजीशन आ गई है, मिसरूल तक आ गया है। बंगाल की स्थिति पिछले 4-5 साल में इतनी खराब हुई है, चाहे वो अगर आप गवर्नेंस के लेवल पे देखें तो एक किस्म का हॉस्टाइल वहां पर अप्रोच दिखती है, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हों या सरकार के बाहर कार्यकर्ता के लोग हों। इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पे हैं। जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता के याद दिला रहे थे कि संदेश खाली का एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में आरजी कार का भी इंसिडेंट बड़ा हुआ, जिसके बाद में एक बड़ा भारी आंदोलन, जन आंदोलन वहां शुरू हुआ और वो किसी निष्कर्ष पे पहुंचा नहीं, क्योंकि लोगों ने आरोप लगाया कि वहां पर सबूत मिटा दिए गए या वहां पर सबूतों से छेड़छाड़ की गई और वो प्रॉपर जो जिस तरीके से उसको प्रिजर्व करना चाहिए था उस ढंग से एजेंसीज ने वहां काम नहीं किया। तो वहां पर फिर जैसे अब आपने देखा SSC का भी दिया, जो वहां स्कूली शिक्षकों को लेकर के एक बड़ा भारी विवाद आया कि वहां पैसे लेकर शिक्षकों की भर्ती कर ली गई। बाद में उसको हाईकोर्ट ने उनकी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी। उसमें क्लास 4 एम्प्लॉय भी थे, क्लास 3 एम्प्लॉय भी थे। ऐसे करके करीब 27-28 हजार लोगों की नौकरी चली गई। और फिर ये आरोप लगा कि उसमें कई लोगों ने पैसे लिए, उसमें कुछ मंत्रियों के नाम आए, कुछ और लोगों के, सत्ताधारी लोगों के नाम आए। और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर में अल्टीमेटली ये डिसीजन किया कि भाई ये सबकी नौकरी जाएगी। अब एक वहां पर एक बड़ा भारी संकट सा है। हर जगह आपको दिखेगा कि बंगाल में एक अनरेस्ट है, एक किस्म का जो है लोगों के अंदर नाराजगी है। वो चाहे बंगाली भाषा बोलने वाले हो, चाहे हिंदी भाषी हो, उत्तर बंगाल हो चुकी है, पश्चिम दक्षिण बंगाल हो, सब जगह एक किस्म का अनरेस्ट दिखता है। तो ये एक बड़ा एक चैलेंज है। चुनाव में भली चली अभी 1 साल का समय है तकरीबन। पिछले साल मई में इलेक्शन का रिजल्ट आया था, 2 मई को शायद, तो उस हिसाब से भी 11 महीने हैं। लेकिन इस बीच में जो संकट मैं देख पा रहा हूं, जो प्रधानमंत्री जी आज उसको अंडरलाइन करना चाह रहे थे कि TMC पावर्टी के ऊपर जो है प्रोग्रेस के ऊपर पावर्टी की बात करती है, जो उन्होंने उसके एक सच्चाई बोली की। क्योंकि आप देखिए हम लोग बहुत समय से बात करते हैं बंगाल में टोलाबाजी होती है और वो CPM का एक मैस्कट हुआ करता था कि CPM के जमाने में वहां टोलाबाजी बहुत होती है, कट मनी बहुत ली जाती है। लेकिन मैं देखता हूं कि तृणमूल के आने के बाद वो और बढ़ गया
वो जो कैडर एक जमाने में हुआ करता हुआ टोलाबाजी में, वो सारा तृणमूल में शिफ्ट हो गया। तो ये भी एक ममता बनर्जी जी का एक बड़ा भारी एक उनका एक नेगेटिव है कि वो जो बुराइयां थी सीपीएम की, वो सारी बुराइयां धीरे धीरे पिछले 10-15 साल में वो बुराइयां धीरे धीरे सब ममता बनर्जी की पार्टी में शिफ्ट हो रही हैं। और यही मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी अलीपुर द्वार में ये इसको कहना चाह रहे थे कि ये जो एक सिस्टम फेलियर हो गया है, इसको अगर आप एक शब्द कहें अंग्रेजी में कि सिस्टमेटिक गवर्नेंस फेलियर है, तो ये कोई बड़े ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि वहां जिन लोगों की निगाह वहां पर, जो लोग वहां जानते हैं बंगाल की स्थितियों को, उनको पता है। आज ममता बनर्जी का मैं भाषण सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला कि हमने 48,000 किलोमीटर की वो 48,000 वो किलोमीटर की लाइनें वो बनाई हैं, रोडें बनाई हैं। सबको पता है सड़कों की हालत बंगाल में बहुत खराब है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोग वहाँ के जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं लोग वो ये जानते हैं कि पिछले सालों में वहाँ पर हालात बद से बदतर ही हुए हैं। वो चाहे सवाल है आपसे इसमें, ये जैसे 2016 के चुनाव में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती, 44, ये अच्छा नंबर है, ये बढ़िया नंबर है। लेकिन फिर थोड़ा सा भ्रम की स्थिति हुई कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट जाना या नहीं जाना है। ममता बनर्जी के अगेंस्ट जाएंगे तो बीजेपी को फायदा मिल जाएगा, जैसे दिल्ली में चर्चा होती है कि यहां कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ने की कोशिश की और आम आदमी पार्टी हार गई। नतीजा यह हुआ कि विधायक 0 हो गया, 44 से सीधा 0 पिछले चुनाव में, 21 के चुनाव में। अब वहां से अभी भी ऐसा लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी ने अकेले मोर्चा संभाला हुआ है और कोई कांग्रेस का जो लीडर है वो बंगाल पे कुछ बोलना नहीं चाहता है। तो ये मान लिया जाए कि कांग्रेस खुद ही बंगाल में पीछे हट गई है, अब सांसद भी 0, विधायक भी 0। देखिए, बंगाल की राजनीति का एक बड़ा भारी एक आपको अर्थ समझना पड़ेगा। बंगाल में नॉन बंगाली पॉलिटिक्स की जगह अभी भी नहीं है। अगर आप लोकल बंगाली लीडरशिप को डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो आपको वहां कुछ काम करने के लिए स्थितियां बन सकती हैं। पर हमने देखा है कि जैसे कांग्रेस में भी है, कांग्रेस में भी जब कभी भी कोई लीडरशिप वहां डेवलप होती है तो कांग्रेस का जो सेंट्रल नेतृत्व है, सेंट्रल लीडरशिप है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बंगालीज कल्चर में या बंगाली जो भद्रलोकी हैं उसमें ये व्यवस्था ठीक नहीं समझी जाती कि कोई बाहर से गवर्न करता है। वहां जो भद्रलोकी बंगाली हैं वो ये कभी नहीं मानते कि हमको आप दिल्ली वाला बैठ के हमको रूल करे। उनको लोकल लीडरशिप जो है उसमें ज्यादा आस्था है, उसमें ज्यादा विश्वास है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये एक बड़ा भारी अपॉर्चुनिटी खो दी कि उनके पास एक अच्छा नेता था जो आगे चल करके कांग्रेस का हाथ पकड़ के आगे बढ़ा सकता था, पर उन्होंने उसको भी अपने पास से हटा। संकट है और वो बहुत भारी संकट है और अल्टीमेटली वो टीएमसी को फायदा ही पहुंचाने वाला है। ठीक है, डॉक्टर निखिल प्रसून, आप जिस तरीके से चुनावी माहौल बना रहे हैं, एक सेना ने, ठीक है, सरकार ने ऑर्डर दिया या सरकार ने विल पावर दिखाई तो सेना ने कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद आप उसको इनकैश करने के लिए बहुत जल्दी में उतर आए। बंगाल बहुत दूर है अभी, लेकिन तुरंत जो है उसको लेकर के रैली भी हो गई और फिर जाहिर सी बात है ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की। तो ये पहले भी आरोप लगते रहे कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, तो उसका महिमा मंडन किया गया खूब राजनीतिक मंचों से, और अब बीजेपी जो है वो सेना के शौर्य का राजनीतिकरण कर रही है दोबारा से। देखिए, पहले तो मैं ये रेखांकित करना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर की जो चर्चा प्रधानमंत्री अपनी भाषणों में करते हैं, अपने रैलियों में करते हैं, वो एक तरह से जो भारत की सेना ने जो पाकिस्तान को परास्त किया है और उसके आतंकवादी अड्डों को और उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को जो हमारे सेना के शूरवीरों ने जो ध्वस्त किया है, उसकी जो पूरे देश में खुशी है, उस खुशी और पराक्रम को पूरे देश के साथ शेयर करने के लिए वो ऐसी बातें करते हैं जिसे समूचा देश उत्साहित होता है, गौरवान्वित महसूस करता है। वो सेना की गौरव गाथा गा रहे हैं और महिलाओं की जो सिंदूर की रक्षा करने में इस देश के सेनानी जो अग्रणी रहे, जो उद्यत रहे हैं, उनका महिमा मंडन कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि समूचे देश के सेना का महिमा मंडन करना, उन्हें उनका गौरवगान करना, इससे बड़ा पैट्रियोटिक चीज, इससे बड़ा देशभक्ति वाला चीज कुछ हो नहीं सकता है।
जहां तक बाकी चीजों का प्रश्न है, मैं ये कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री ने जिन मुद्दों को उठाया, जिन 5 मुद्दों का जिक्र उन्होंने किया, उसमें कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कि तथ्य विहीन है? कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कि काल्पनिक है? क्या यहां हिंसा और अराजकता नहीं है? क्या बंगाल में जिस रिपोर्ट का जिक्र किया उसमें यह कहा गया है कि पुलिस को सही समय पर सूचना दी गई, वहां पर मुर्शिदाबाद में पुलिस नहीं आई, तृणमूल के काउंसिलर और एमएलए वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हिंसा को प्रश्रय दिया, वहां लोगों को घर को आइडेंटिफाई करके चुन करके जो है सो 2 हिंदू भाइयों की वहां पर हत्या कर दी गई। और ऐसी घटनाएं आए दिन धूलोगढ़ में, संदेशखाली में, मालदा में और पूरे बंगाल के विभिन्न प्रांतों में हम पिछले 10 वर्षों से देखते आ रहे हैं। पूरे बंगाल में आपने देखा जिस तरह एसएससी के जो पीड़ित टीचर्स हैं, जो वहां पर शिक्षक हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं और जाने वाली है, वो वहां पर जो विकास भवन के आगे इतने दिनों तक बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। उनकी क्या गलती थी जो कि टेंटेड नहीं है? आज उन शिक्षकों की क्या गलती? उनका 10 वर्ष हो गया, अब वो फिर से परीक्षा देने को उन्हें बाध्य किया जा रहा है इस सरकार की अकर्मण्यता की वजह से। यहाँ दमकल घोटाला, यहाँ पे एक तरह से जो म्युनिसिपैलिटी है उसमें जो बहाली है उसमें घोटाला, सी ग्रेड डी ग्रेड जितनी नौकरियां हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, सब में घोटाला। यहाँ डॉक्टरों की जो अभी कुछ दिन पहले जिन लोगों ने आरजी कर का प्रोटेस्ट किया था, उनमें से 3 डॉक्टरों को चुन करके उनकी जो बॉन्ड पोस्टिंग है, उनके काउंसलिंग के अगेंस्ट भी उनको एक ऐसे निर्गम और निर्जन स्थलों पर भेजा गया है। और जब उन्होंने जो स्वास्थ्य सचिव, उन्होंने कहा कि सरकार जो चाहे सो कर सकती है। इतना निरंकुश प्रशासन हो चुका है। आपने देखा लेकिन ममता बनर्जी आपको चुनौती भी तो दे रही हैं कि आ जाइए, कल करा लीजिए चुनाव, हम तो तैयार हैं। आप इतनी कमियां बता रहे हैं तो ममता बनर्जी कह रही है हम तो तैयार हैं, वो तो पूरी तरह ताल ठोक रही हैं। तैयार तो हम भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने जो जनता के साथ अन्याय किया है, उनके पार्टी के गुर्गों ने जो अन्याय किया है, यहाँ की सामाजिक ताने बाने को जो भ्रष्ट किया है, जो अमूल्य जो जीवन बंगालियों का जीवन है, न वो हिंदू है न मुसलमान है, वो भारतीय है, वो बंगाली है, वो बंगाल के पुत्र हैं, बंगाल की बेटी बेटियों के साथ, उनके जीवन के साथ और भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसका अगर प्रश्न प्रधानमंत्री उठाते हैं तो यह कौन सी अनैतिक बात है? मुझे ऐसा लगता है कि अनैतिकता तो मुख्यमंत्री महोदया ने जो बाद में प्रेस सम्मेलन किया है उसमें उन्होंने किया है, जो कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसी ओछी और अनर्गल भाषा का प्रयोग किया है जो कि बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है। आज की डेट में पूरे पश्चिम बंगाल का जो डेट है 6,47,000 करोड़ का है, 10% बढ़ा है एक साल में। आप देखिए कि यहाँ जो है सो एक तरह से यहाँ समूचे समाज में कौन सा ऐसा क्षेत्र है? आप देखिए यहाँ सिंडिकेट, यहाँ देखिए यहाँ पर जो तोलेबाजी चलती है, यहाँ देखिए कि यहाँ जो दुर्गा माता का जो विसर्जन होता है, वहां से लेकर के सरस्वती पूजा में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं। यहाँ रामनवमी के जुलूसों को लेकर के बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं। जगन्नाथ जी का तो मंदिर भी बना रही है ममता बनर्जी भाई। देखिए ये एक कल्चरल सेंटर है और सरकार मंदिर वैधानिक रूप से बना नहीं सकती है। दूसरी बात यह है कि जगन्नाथ धाम तो एक ही है और जगन्नाथ धाम पुरी में है, वही एक धाम है, वास्तविक धाम है। मैं जो पुरी के जगन्नाथ जी उन्हें प्रणाम करता हूं, लेकिन जिस तरह से उसे राजनीतिक तरीके से जिस तरह से पेश किया है ममता बनर्जी ने, उसे एक तरह से मैं कहता हूं कि जगन्नाथ जो भगवान है उनका अपमान है। लेकिन सुमित मल्होत्रा के पास चलते हैं, फिर आता हूं सर आपके पास, फिर आऊंगा एक दोबारा आता हूं आपके पास। सुमित मल्होत्रा मुझे बताएं कि भाई जो बीजेपी जिन मुद्दों को बार बार उठा रही है, जिसमें वो मुर्शिदाबाद का जिक्र करती है, मालदा का जिक्र करती है, संदेशखाली का जिक्र करती है, क्या पार्टी की छवि को इससे नुकसान पहुंचा है? वरुण भाई देखिए, भाजपा वहां पे विपक्ष में है और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर लगता है भाजपा को या माननीय मोदी जी को और अमित शाह जी को लगता है कि मुर्शिदाबाद में या बंगाल में कुछ गलत हो रहा है, तो क्यों नहीं आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया? क्यों केवल टीवी डिबेट्स में बैठ करके कि हम राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, वहां पे सुशासन ऐसा हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है। अरे कुछ गलत हो रहा है आप लगाइए ना, आपके पास पूरा कानून है, हम भी तो कह रहे हैं आप लगाइए, कुछ गलत हो रहा है। पर केवल और केवल टीवी डिबेट्स में बैठ करके इनके प्रवक्ता लोग चिल्लाते रहते हैं। असलियत बात यह है, अगर कुछ गलत हो रहा होता वहां की जनता सड़कों पे होती। और वहां पे जिस तरीके से बंगाल में इन भाजपा के लोगों ने आतंक मचा रखा है, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको। अर्जुन सिंह कौन है ये जानते होंगे, शुभेंदु अधिकारी कौन है ये जानते होंगे, ये बोलेंगे नहीं,
क्योंकि अगर ये बोलेंगे तो हो सकता है इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए। अर्जुन सिंह का काम क्या है? अर्जुन सिंह अपने क्षेत्र में भाटपाड़ा में बम चलवाते हैं। 2014 में 2019 में बम चलवाए थे, ये रिपोर्ट है वहां की लिए कि भाटपाड़ा में उन्होंने गोलियां चलवाई, लोगों को मरवाया उन्होंने, वोट पाने के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाई लड़वाई है। आज उन्होंने चोला पहन लिया, मैं हिंदू हो गया, मैं हिंदू हो गया। अभी इन्होंने आपने बहुत अच्छी बात करी, भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर बनवाया गया है दीदी के द्वारा, तो उन्होंने कहा कोई सरकार नहीं बनवा सकती। तो बात सुनिए, राम मंदिर का बखान क्यों करा था आप लोगों ने कि हमारी गवर्नमेंट में बन गया, हमारी गवर्नमेंट में बन गया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया, केंद्र बनाया, बड़ा बखान करा था आप लोगों ने राम मंदिर है वो। और सबकी सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। भाजपा के प्रवक्ता आप चिल्ला रहे हो, मुझे मालूम है, जरा सी हमने छोड़िए, आप चिल्ला रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है कि भगवान के मंदिर की अगर बनवा दिया किसी ने, जगन्नाथ जी के मंदिर के बनवा के अगर काम हुआ है तो आपको गलत लग रहा है। क्यों बनवा दिया दीदी ने बंगाल में जगन्नाथ मंदिर का? क्यों मंदिर बनवा दिया? नहीं बनवाना चाहिए था। अगर सब कुछ जो मंदिर बनवाती है भाजपा बनवाए, या योगी जी बनवा दे, या माननीय मोदी जी बनवाए, मोदी जी उसका रिबन काटे, मोदी जी उसकी पूजा करे, केवल मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं बना सकता है। आपकी धारणा ये है। और एक आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा में मंदिर है बिहारी जी का, वहां के सारे पुजारियों ने आज एक प्रोटेस्ट करा है, जिस तरीके से उस मंदिर को अपने कब्जे में लेकर के सरकार काम करना चाहती है। वहां पे बिहारी जी के उसमें मंदिर में लोगों ने, जो पुजारी हैं उनको हटाया जा रहा है। उन लोगों ने कहा है अगर आप लोग हटाएंगे तो हमें वहां पे मृत्यु दे दीजिए, हम लोग मरना पसंद करते हैं, मंदिर को छोड़ना पसंद नहीं करते। कितने शर्म की बात है। आज सरकार वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का मामला सुप्रीम कोर्ट से आया है, जिसके खिलाफ सेवायत जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तथ्य की तरह मैं रख देता हूं, इसको आप अन्यथा ना लें, क्योंकि वहां सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। मंगला आरती में वहां एक दुखद घटना घट गई थी, क्योंकि परिसर में जगह कम थी, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा होती है। कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, सेवायत उसका विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कॉरिडोर बनाने के लिए स्वीकृति दी सरकार को, हाँ, और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही गए हैं, तो मामला अभी अगली सुनवाई होनी है। सुमित मेहरोत्रा, चलिए जैसे संपर्क होगा उनके पास तुरंत लौटेंगे। मुन्ना खान के पास चलते। मुन्ना खान जी, हाँ जी, सुमित जी कंप्लीट करिए जी। वरुण जी देखिए, ये कोई समय वो नहीं है कि कोर्ट में पेश करा गया। कोर्ट में सरकार ही हलफनामा पेश करती है। कोर्ट में जो भी चीजें दी जाती है सरकार के द्वारा दी जाती है, कोई सी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो। मैंने तथ्य रखा भाई, बांके बिहारी मंदिर में लाखों लाख लोग आते हैं, जगह वहां बहुत कम है, दुर्घटना वहां घट चुकी है, इसलिए कॉरिडोर बनाने की बात थी। जाहिर सी बात है सेवायतों ने उसका विरोध किया है। जो गोस्वामी है वहां जो सेवा करते हैं उन्होंने विरोध किया है, वो कोर्ट गए हैं। बिल्कुल वरुण जी, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से बनारस में हमारे बहुत प्राचीन पुराने मंदिरों को तोड़ा गया था, तब ये लोग कहाँ थे? क्यों तोड़ा गया था? प्राचीन मंदिरों को क्यों तोड़ा गया? केवल आपको ये दिखाना है हमने कॉरिडोर बनाया। कॉरिडोर हमने वो भी देखा है, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कॉरिडोर बनाया था उसकी छत उड़ गई थी, आंधी तूफान आया था, छत उड़ गई थी। वो कॉरिडोर में जिस तरीके से पैसा लगा था, लोगों को ठगने का काम करा था, हम लोगों ने वो भी देखा है। तो आज सवाल ये नहीं है कि अगर आस्था से जुड़ा हुआ कोई मंदिर है, आप उसे क्यों हटाना चाहते, क्यों तोड़ना चाहते? लोग खुद भी कह रहे हैं हमें आप मृत्यु दे दीजिए। इससे बड़ा और क्या होगा कि हिंदुओं की ही सरकार, कहते हैं नीचे से लेके हिंदुओं की सरकार है, हिंदू ही परेशान हो रहा है, आत्मा वो कह रहा है हमें आप मृत्यु दे दीजिए। बड़े शर्म की बात है। सारे गोसाई वहां पे कह रहे हैं हमें आप मृत्यु दे दीजिए, बहुत शर्म की बात है। चलिए वो तो ये लोग करते रहेंगे, हिंदुओं मुसलमान। ठीक है, क्योंकि हम मुन्ना खान के पास चल रहे हैं। मुन्ना खान, मुझे एक बात बताएं आप कि ये जो बंगाल की जिस राजनीति की बात हो रही है, आपका नंबर बहुत अच्छा था, 44 विधायक बहुत बढ़िया नंबर होता है। बीजेपी इतना करके भी भाई अगर 77 पे है तो 44 थे। वहां से फिर ऐसा लगा कि कांग्रेस कुछ असमंजस की स्थिति में आ गई कि दीदी का विरोध करना है या नहीं करना है, और आपने अधीर रंजन चौधरी जी को अकेला छोड़ दिया। तो आप पे तो सांसद भाई प्रणब मुखर्जी हमेशा वहां से सांसद बन के जीत के आते रहे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 44 से विधायक हो गए 0। लोकसभा में स्थिति हुई खराब, अधीर बाबू भी अपना चुनाव हार गए। कांग्रेस के लिए बंगाल में वापसी करने की संभावनाएं कितनी हैं? या ये बीजेपी बनाम कांग्रेस, बीजेपी बनाम टीएमसी ही होगा? देखिए वरुण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक शेर है कि माना कि तू कयामत है पर कयामत तक तो नहीं। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के ऊपर हार और जीत लगी रहती है।
अगर बंगाल में कांग्रेस की स्थिति खराब थी या है, इस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो एक बात जो कटु सत्य है वो मैं बताऊंगा। अधीर रंजन चौधरी जी बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वो बहुत ही मजबूती के साथ जो ब्लॉक स्तर पे जो नेता हैं उनके संपर्क में है और जो वहां के कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ रिजल्ट बेहतर ही आएगा। हार जीत लगी रहती है, लोकतंत्र है, जनता तब होगा ना जब आप बोलेंगे कि हाँ ये सरकार ठीक नहीं है। वो आप बोलने की स्थिति में है नहीं। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से गलत का विरोध किया है। सरकार किसी की भी हो, आपने देखा कई ऐसी मिसाल है कांग्रेस पार्टी की कि अगर उनके मंत्री ने गलत किया है तो उसे इस्तीफा देना पड़ा, उसे डांट पड़ी है, पार्टी से निष्कासित हुआ है। ये बीजेपी के नेता नहीं बोल सकते। आज इस्तीफे का दौर ही समाप्त हो गया। अगर रेल दुर्घटना हो, इस्तीफा रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देता। अगर कोई हॉस्पिटल का छत गिर जाए, वहां के लोगों की मृत्यु हो जाए, स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा नहीं देते। तो बीजेपी के राज में इस्तीफा का जो दौर था वो है नहीं, वो समाप्त हो चुका है। इस्तीफा नहीं है, ये इस्तीफे का सिलसिला कांग्रेस पार्टी के सरकार में था और जिम्मेवारी के साथ लोग इस्तीफा देते थे कि हमारी कमी है। सवाल वो नहीं, सवाल आज बीजेपी में सिर्फ शाह और शहनशाह, ये जो दो जोड़ी है इसका ही वर्चस्व है। मतलब मुन्ना भाई आप कह रहे हैं हमारी बात मत करिए, बीजेपी की बात करिए, हम बंगाल में किस सिचुएशन पे उस पर बात मत करिए। नहीं, बिल्कुल मैं कह तो रहा हूं। मैं देखिए जो हकीकत है वो बोलना पड़ेगा मित्र हमारे। आज पूरे देश में आज देखिए आप क्या चल रहा है। बंगाल की स्थिति यही है कि अभी मेहरोत्रा जी ने सही कहा कि अगर बंगाल की स्थिति इतनी खराब है तो जिस तरीके से चुनाव हुए और जो 24-25 राज्यों के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही थी वो सभी के सभी बंगाल में डेरा डाले, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री डेरा डाले और पूरी तरीके से चुनाव को डाइवर्ट किया गया मीडिया के द्वारा। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? नील बटे सन्नाटा। आप एक बात याद रखिए, अरे 3 बंगाल सीटों से हमारे तो 77 आप 44 से 0 हो गए। जी मैं बता दूं, बंगाल में 24-25 साल तक मेरी शिक्षा हुई है। बंगाल को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ। भाई साहब मैं बहुत समय मैंने बिताया है बंगाल में। बंगाल में शिक्षित लोगों की तादाद हावड़ा से नया बाजार में खूब गया हूँ, मैंने बहुत समय बिताया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए ना। मैं अरे भाई 3 से 77 हो गए, वो 44 से 0 हो गए। आप कह रहे बीजेपी नीलबट्टे सन्नाटा। मतलब आकलन तो ठीक करिए ना। अब मैं जवाब दे दूं, 44 से 0 होके जीत गए। अरे मित्र हमारे सुन तो ले, 44 से 0 आप ये देख रहे कि 44 से 0 हो गए। जिस तरीके से मीडिया के प्रचार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा था कि 225 सीट से प्लस भारतीय जनता पार्टी बंगाल में लेकर के आ रही है और बंगाल में एक सशक्त सरकार देने जा रही है। शर्म नहीं आ रही है आपको? 60% तो हम प्रयास नहीं करेंगे, उसके बाद 30 हम अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन नहीं करेंगे। नहीं है, बेशर्मों की तरह बयान हम अपने कार्यकर्ताओं को क्या बोलेंगे? हम लोग यहाँ हारने जा रहे हैं? झूठ बोलने इससे आपका क्या लेना देना है? ये हमारी इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी थी, ये हमारी रणनीति थी। हम अपना रणनीति नहीं लागू करेंगे। आप जीत के दिखा देते। 13 में, लेकिन तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। ये मुन्ना भाई ने अच्छी बात कही ना, हम 3 में है ना 13 में है। चलिए इसके बाद मैं क्या पूछूं? ठीक है, अनिल कौशिक जी के पास एक बार चलते हैं। अनिल जी, ये सारी सियासत जो ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस है उसके पीछे वजह है जो आप बात कह रहे थे कि बंगाल नहीं चाहता कि भाई कोई उन्हें दिल्ली से कंट्रोल करे। तो चेहरे की राजनीति में तो दिक्कत है ना। ममता बनर्जी के सामने चेहरा कौन? अगर सेंटर में कहा जाता है नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा कौन, तो बंगाल में ममता बनर्जी जैसी एक छवि, उसके सामने चेहरा कौन? और वहां बीजेपी जो है वो माइनस हो जाती है। बिल्कुल वरुण जी, आपने उस नब्ज पे हाथ रख लिया। जो बात मैं कह रहा था कि ममता बनर्जी का जो कार्ड है वो अभी भाजपा के पास नहीं है और ये दुर्भाग्य है क्योंकि जो अभी पिछली मैं ये बात सुन रहा था प्रवक्ताओं की, मुझे याद आ रहा है कि 2021 में भाजपा ने एक बहुत बड़ी गलती की। 292 सीटों का चुनाव हुआ, 294 में से 292 सीटों का इलेक्शन हुआ। उसमें से 150 लोग ऐसे थे जो आगे पीछे टीएमसी से निकल के बीजेपी में आए थे। कुछ तो ऐसे लोग थे जो एक हफ्ते पहले ही आए थे, उनको विधानसभा का टिकट मिल गया।
और आपको ताज्जुब होगा कि 150 लोगों में से करीब 147 प्रत्याशी हार गए। तो मुन्ना खान जी को अपनी बात का जवाब मिल गया होगा कि क्यों 77 रह गए, क्यों 225 नहीं हुए। केंद्र का जो नेतृत्व था बीजेपी को, शायद उसको ये बात नहीं पता थी कि इतने सारे लोग जो है टीएमसी से पिछले 2-3 सालों में निकल के आए, भाजपा में ज्वाइन किया और वो इनके प्रकार हार गए। तो एक तो ये बड़ा प्रश्न है कि भाजपा का अपना खुद का आधार किस तरह का है अभी पश्चिम बंगाल में, ये उनको देखना पड़ेगा, उनके नेतृत्व को देखना पड़ेगा। ममता बनर्जी के सामने जो चेहरा है वो अभी भाजपा के पास उतना सशक्त चेहरा मुझे लगता है कि अभी नहीं है जो उस तरह की लीड ले सके। अभी आपको बीच में रोकना नहीं चाह रहा था, आपने कहा कि बीजेपी इसलिए 77 पे रह गई। अगर इतनी बुरी स्थिति होती तो ममता बनर्जी अपना चुनाव खुद का ना हारती। जी हाँ, मुझे लगता है बीजेपी का वरुण जी उस समय एक लहर थी, उस समय भाजपा के पक्ष में एक बड़ी भारी लहर थी। उस लहर पे सवार होकर भाजपा ये वैतरणी पार कर सकती थी, लेकिन जो इंटरनल गलतियां रही मुझे लगता है भाजपा के जो लोकल पॉलिटिक्स थी उसमें जो गलतियां शायद हुई, प्रभारी साहब खामियाजा भी गए। जी हाँ, और मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि अभी हाल में आपने देखा कि अभिषेक बनर्जी का एक नया चेहरा सामने आया है। वो जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिस प्रकार से उन्होंने भारत सरकार का पक्ष रखा, जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का पक्ष रखा, मुझे लगता है इससे बड़ी सबक सीखने की जरूरत है। ये ममता बनर्जी की राजनीति का एक और हिस्सा है। उन्होंने यूसुफ पठान को जाने से रोका, उसका नाम वापस लिया गया। उसके बाद जब उनके पास संदेश पहुंचा तो उन्होंने अपने भतीजे को आगे किया। ये देखिए, ये रणनीति बहुत जोरदार है। ये ममता बनर्जी से सीखने की जरूरत है कि वो किस तरह से दोनों मंचों को अलग अलग रखती हैं। उनका राज्य अलग है, उनके लिए केंद्र अलग है। देश की राजनीति अलग करती है, राज्य की राजनीति अलग करती है। देखिए, उन्होंने कभी इंडी गठबंधन को अपने अंदर नहीं आने दिया। आज मुन्ना खान जी बैठ के सोच रहे होंगे कि मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि इंडी गठबंधन जो है वो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है पश्चिम बंगाल की राजनीति में और आगे भी नहीं होगा। आज आप देखिए, लेफ्ट पार्टियों का जो गठबंधन था उन्होंने एसडीएफ बनाया अलग से। उस गठबंधन की क्या उपयोगिता रही? तो कांग्रेस हो, चाहे इंडी गठबंधन हो, चाहे एसडीएफ हो, बंगाल में ममता बनर्जी का जो रणनीति है, जो राजनीतिक उनका जो एक चक्रव्यूह है, बहुत है, उसको समझने की जरूरत है। जी जी, अंत में समय बहुत, हमें 30 सेकंड ही लीजिएगा। डॉक्टर प्रसून, ये भले ही ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन फिलहाल बंगाल आपसे दूर लग रहा है। में जो प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार, इसे यहाँ की महान जनता ने हृदयस्थ कर लिया है, कंठस्थ कर लिया है और इसकी गूंज आने वाले चुनाव में सुनाई देगी और हम सत्ता में आएंगे और यहाँ की महान जनता को न्याय दिलाएंगे। ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। जी, मेहरोत्रा साहब सिर्फ 30 सेकंड। वरुण भाई, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं हम सरकार आएंगे, कंठस्थ है, हम बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। मैं तो कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर बंगाल में जाकर के चुनाव लड़ लें, तब भी सरकार नहीं बना पाएंगे। वहां की जनता समझ चुकी है, भाजपाइयों को समझ चुकी है, झूठे प्रचार को समझ चुकी है, जिस तरीके का आतंक मचा रहे हैं लोग बंगाल में। मैं माफी चाहता हूं, समय इतना ही है मेरे पास, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंगाल की सियासत गरमाई है। बंगाल वो जिसके बारे में कहा जाता है कि जो देश आज सोचता है, बंगाल वो आगे सोचता है। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बंगाल की सियासत की गर्मी जो है फिलहाल दिखाई देने लगी है और ममता बनर्जी के जो तेवर हैं वो बरकरार हैं। मुकाबला ममता बनर्जी बनाम बीजेपी है, दूसरी पार्टियों के लिए बंगाल में जगह नहीं दिख रही है। इसलिए चुनाव में भले ही 10-11 महीने हो, लेकिन सरगर्मियां अभी से दिखाई दे रही हैं। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।